360 में। ईरान पर अमेरिका की कड़ी पाबंदियों का आज से इतलाक। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में तारीख रकम करने के करीब 2 मुसलमान खवातीन से मुलाकात। और कराची का एक बाहिम्मत नौजवान जिसने माजूरी के आगे हार नहीं मानी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं सारा जमान। अमेरिका की जानिब से आज से ईरान पर कड़ी पाबंदियों का इतलाक हो गया है, जिससे ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर्स पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने मई में ईरान जौहरी माहदे से अमेरिका को अलग करने के बाद ईरान पर दर्जा बदर्जा पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया था। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वक्त हम बात करेंगे नदीम याकूब से, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। ईरान को 2015 में बैनुल अक़वामी जौहरी माहदे के बाद पाबंदियों से रिलीफ मिला था, अब वो ख़त्म हो गया है। ट्रंप इंतज़ामिया क्या हासिल करना चाह रही है और आज से जो पाबंदियां लागू हुई हैं उस पर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? नदीम सारा, जैसा कि आपने कहा, आज से जो ईरान पर नई ताज़ीरात लगाई गई हैं उनका इतलाक शुरू हो गया है। सर ट्रंप का कहना है कि अब तक ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें ये सबसे सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी और इनका असर जो है ईरान का जो बैंकिंग का शोबा है, तेल और इंश्योरेंस से मुतालिक कुछ 300 कंपनियां जो है वो मुतासिर होंगी। अमेरिका के कुछ इत्तेहादी ममालिक जो हैं उनको इन पाबंदियों से वेवर दिया गया है, ये उन्हें मुस्तस्ना करार दिया गया है 180 रोज़, ताकि इस बारे में तफसीलात जो हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और वज़ीर ख़ज़ाना स्टीवन म्नुचिन जो है आज किसी वक्त इस बारे में तफसीलात से जो कौम को आगाह करेंगे। लेकिन जो मीडिया में ख़बरें अभी तक आई हैं उनसे पता चलता है कि भारत, चीन, जनूबी कोरिया और जापान उन ममालिक में शामिल हैं जिन्हें इन ताज़ीरात से मुस्तस्ना करार दिया गया है, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो ईरान से बड़ी मिक़दार में तेल ख़रीदते हैं। ईरान में इस बारे में किस तरह से रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है उसकी तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन पाबंदियों का मकसद ईरान के रहनुमाओं पर दबाव डालना है कि वो अपना तबाहकुन रवैया ख़त्म कर दे या फिर इक़्तिसादी बहरान की जानिब बढ़ते जाएं। सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने वाशिंगटन में एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए सदर के इस बयान को दोहराया, लेकिन साथ ही उन अमरीकी इत्तेहादियों के लिए एक इत्मीनान बख्श पैगाम भी दिया जो ईरान से तेल खरीदते हैं। सदर ने कहा है कि हमारा मकसद सही तौर पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना है ताकि ईरान की तेल की बरामदात बिल्कुल सिफर हो जाएं। हम समझते हैं कि ईरान के पड़ोसी और कुछ दीगर ममालिक जो ईरान से तेल दरामद करते आ रहे हैं शायद फौरी तौर पर उसे खत्म ना कर सकें, तो हम दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, मगर हम अपने इत्तेहादियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। हम इस मसले के हल के लिए काम कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कौम से खिताब में कहा कि ईरान अमेरिका की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए तेल बरामद करेगा। उन्होंने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिका की तारीख में कोई ऐसा शख्स व्हाइट हाउस में नहीं आया जो आलमी कवानीन और मुआहदों का इतना मुखालिफ हो। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए ईरानी फौज के खुसूसी यूनिट पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने अमेरिका पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने इन पाबंदियों को अमेरिका की जानिब से नफसियाती जंग करार देते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करने और इसे शिकस्त देने के अज़म का इजहार किया। ये रैली ईरान के इनकलाब के दौरान तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के वाक़े के 39 बरस पूरे होने की याद में मुनक़्क़िद की गई थी। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां लागू होने के हवाले से ये थी नदीम याकूब की रिपोर्ट। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ेर मुबादला के कम होते ज़खायर के लिए चीन की मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मुआवनत का वादा तो किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि इमदाद की तफसीलात तय करने में अभी वक्त लगेगा, जिससे ज़ाहिर यह होता है कि फ़ौरी तौर पर चीन की जानिब से पाकिस्तान को कोई बड़ा माली सहारा नहीं मिल रहा। बहरहाल इस दौरे में ताउन की कई यादाश्तों पर दस्तखत ज़रूर हुए।
पीटीआई हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले तक सीपैक के मंसूबों पर नजरसानी का इशारा भी दिया था। इस दौरे में चीनी अहदेदारों ने वाजे किया कि सीपैक मंसूबों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही मुमकिन है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब IMF के साथ पाकिस्तान के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ बुध 7 नवंबर को मुतवक्को है। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो चीन का दौरा किया है, इसे वाशिंगटन में भी बहुत तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन। माइकल, वेलकम टू व्यू 360. So Pakistan was hoping for some major financial breathing room. How would you characterize China's response? Well, I think Pakistan was disappointed in that it would have wanted more. It would have wanted a specific commitment from China for a specific amount of financial support. Because what Pakistan wants is, or what it hopes, is that the more money it gets from bilateral partners, the less money it will have to request from the IMF, which will improve its leverage at negotiations with the IMF. But I think Pakistan is hopeful in the sense that China has not ruled out some type of support, and the idea is just for the two sides to talk a little more to come up with a sum that would be workable for China and for Pakistan. So it could have been a lot worse for Pakistan, but it could have been. Did you find this surprising, or does this seem characteristic of China? I was a bit surprised. I had thought that given how much Pakistan is looking for support and given China's concerns about Pakistan going to the IMF, that China may have been willing to put out a specific sum. But at the same time, China wants to be careful. It knows that Pakistan is heavily indebted. And I think the idea for China of providing more support to Pakistan that Pakistan would need to pay back at some point, it's a bit tricky. So I think China is simply being cautious. ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि चीन ने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे में, उससे माइकल कुगलमैन को तो हैरत हुई, लेकिन उनका ये भी कहना है कि चीन एक कॉशियस यानी मुहतात रवैया अपनाए हुए है। और पाकिस्तान की जानिब से माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा लम्हा है इस वक्त जिसमें कुछ मायूसी हुई होगी पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जो उसके बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद हासिल हो सके, ताकि IMF के साथ जो निगोशिएशंस करनी है उनमें कुछ ब्रीदिंग रूम पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान को कम रकम का मुतालबा करना पड़े IMF से किसी किस्म के बेल आउट पैकेज की सूरत में। So Michael, the other thing that we saw was the conversation about CPEC, and it looks as if China is not very flexible in terms of changing whatever has been discussed already about CPEC. Now, when we look at Washington, it has been raising alarm bells about how China is handling CPEC. What kind of a position do you right now see Pakistan in? Pakistan is in a very difficult position with CPEC right now. It clearly recognizes that it has become very risky financially for Pakistan, given that Pakistan is already in tremendous debt, and all of these CPEC loans that keep coming in put Pakistan into more debt. But at the same time, it recognizes the importance of continuing with CPEC. And so I think it's actually quite reassuring to Pakistan that at a time when there's a lot of uncertainty as to the future of CPEC, that Beijing came out and very publicly stated that things are going to continue to move forward, there won't be any type of pause. So I think what that means is that now in private, behind the cameras, Beijing and Islamabad will need to figure out how to make CPEC work in a way that it is more financially feasible for the Pakistanis. And that could mean perhaps renegotiating some of the loans involved in CPEC and that type of thing. ऑलराइट, सो माइकल कहते हैं कि कम से कम जो सामने से बातचीत हुई है CPEC के हवाले से, उससे एक तो ये चीज़ जाहिर होती है कि पाकिस्तान कुछ मुश्किल पोजीशन में आ गया, और वजह यह है कि पाकिस्तान पे कर्ज़े बढ़ रहे हैं और CPEC के हवाले से भी पाकिस्तान के कर्ज़े बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि वाशिंगटन में अलार्म बेल्स रेज़ की जा रही हैं CPEC के हवाले से, तो बेजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान जिस ताउन का इस मामले पर इजहार किया गया है वो उससे पाकिस्तान को एनकरेजमेंट मिल सकती है। लेकिन माइकल कुगलमैन को तवक्को यह है कि दरपर्दा पाकिस्तान और चीन CPEC की जो शराइत हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ताकि पाकिस्तान के लिए ये माली एतबार से प्रोजेक्ट्स जो हैं feasible रहें। Michael, last but not the least, China also showed support for Pakistan's inclusion in the nuclear suppliers group. Now, this is an important issue for both Washington and New Delhi. What's your take on this?
Well, I'll be very brief here. It's very simple. This is really a non-starter so far as Washington is concerned, and particularly given the bad state of relations between the U.S. and Pakistan. I think the U.S. will make it very difficult for China to try to bring this issue of Pakistan joining the NSG onto the table. It simply is not the time, and I think that you're not going to have support at all from Washington on this. ऑलराइट, सो माइकल गुलमन कहते हैं कि चीन की हिमायत पाकिस्तान के NSG में शमूलियत की एक तरफ, लेकिन अमेरिका के लिए एक नॉन स्टार्टर है, यानी वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहेगा और ना ही वो चीन की किसी ऐसी कोशिश की भी हिमायत करेगा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनाने के बारे में किसी किस्म की बातचीत की जाए, मशावरत की जाए। और उसकी बहुत बड़ी वजह पाक अमेरिका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल भी है। माइकल गुलमन फ्रॉम विल्सन सेंटर वॉज विद अस। थैंक यू वेरी मच माइकल फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त पेश करते हैं और उसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके लिए दिलचस्प वीडियोज़ और मज़ामीन भी यही मौजूद होते हैं। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होंगे जिसमें अमेरिकी अवाम कांग्रेस के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। इन इंतखाबात में आपको क्यों तवज्जो देनी चाहिए? एक बहुत अच्छा सवाल है। अमेरिकी भी मिड टर्म इलेक्शंस पर माजी में कम ही तवज्जो देते आए हैं, लेकिन इस बार ये इलेक्शन सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज़े क़यादत और उनकी पॉलिसीज़ पर एक रेफरेंडम की तरह देखा जा रहा है। पोलिंग डे से पहले ही 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अर्ली वोटिंग में अपना बैलेट कास्ट कर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद अमेरिका के अंदर सियासी तकसीम नुमाया तौर पर बढ़ी है। बाज़ मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी हो या पनाह गज़ीनों की तादाद में रिकॉर्ड कमी, चीन के साथ तजारती जंग हो या फिर मीडिया के साथ अल्फाज की जंग, सदर ट्रंप अब तक अपने एजेंडा पर कई हलकों की मुखालफत के बावजूद बड़ी हद तक आगे बढ़ते रहे हैं। कल होने वाले इलेक्शन में अगर तो सदर की जमात रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखने में ही कामयाब रहती है, तो इससे सदर को यही पैगाम मिलेगा कि अवाम उनसे मुंतफिक हैं, उनके साथ हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स ऐवान नुमाइंदगान या सेनेट में से किसी एक का भी रिपब्लिकन से कंट्रोल छीन लेते हैं तो सदर के लिए इक़्तिदार के अगले 2 साल मुश्किल हो सकते हैं। इन इंतखाबात में इमिग्रेशन एक बहुत अहम मौजू है। कल के इलेक्शन में पहली बार 2 मुसलमान ख़वातीन रुकने कांग्रेस, जो ख़ुद इस मुल्क में इमिग्रेंट्स थी, जिनकी फैमिलीज़ वो कांग्रेस के रुकन बनने के बहुत ही करीब हैं। इनमें से एक हैं इल्हान उमर, जो रियासत मिनेसोटा से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का इलेक्शन लड़ रही हैं और उनकी कैंपेन की कवरेज के लिए इस वक्त साकिब इस्लाम मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में मौजूद हैं और बज़रिया फ़ोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा ये बताइए कि इल्हान उमर कौन हैं और इस मकाम तक वो कैसे पहुँची? जी सारा, इल्हान उमर एक रेफ्यूजी के तौर पर सोमालिया से अमेरिका आई थी और उन्होंने यहाँ आकर पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने यहाँ जो रियासत मिनेसोटा में वो सेटल हुई और यहाँ पर ही उन्होंने स्टेट हाउस के लिए इलेक्शन लड़ा और वो उस सीट पे इलेक्शन जीती थी जहाँ से कीथ एलिसन, जो कि पहले मुसलमान कांग्रेसमैन थे, वो उस स्टेट सीट से जीते थे और फिर उसके बाद वो अमेरिकी कांग्रेस के रुकन बने थे। और फिर इस साल ये हुआ कि कीथ एलिसन ने अमेरिकी कांग्रेस की ये सीट छोड़ी और वो मिनेसोटा स्टेट के अटॉर्नी जनरल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी छोड़ी हुई सीट पर इल्हान उमर अब अमेरिकी कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। और इल्हान उमर से साकिब इस्लाम आपकी बात भी हुई उनके पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में, वो क्या करना चाहती हैं, तो आइए देखते हैं ब्रीफली कि इल्हान उमर क्या कहती हैं इस बारे में। सियासत में तब्दीली की ताकत एक बड़ी वजह थी जिसने मुझे सियासत में हिस्सा लेने के लिए माइल किया। इससे मुझे इस बात का मौका मिला कि मैं जमहूरियत के फवायद को यकसा तौर पर सबके लिए आगे बढ़ा सकूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ वाशिंगटन पहुंचूंगी और पार्लियामेंट और सेनेट में हमारी अक्सरियत होगी और हम उनका मुहासबा कर सकेंगे। इल्हान उमर की हमने बात सुनी। साकिब, ये बताइएगा कि जिस इलाके से इल्हान उमर इलेक्शन लड़ रही हैं वो नस्ली और सियासी एतबार से कैसा है, क्या पस मंज़र है उसका? जी सर, ये जो रेस है इस पर पूरी अमेरिका की नजरें इसलिए हैं कि यहाँ से एक तो पहले मुसलमान कांग्रेसमैन मुंतखब हुए थे और ये एक ऐसी स्टेट है जो कि पिछली कई रिहाइयों से
डेमोक्रेट रही है, लेकिन इस साल यहाँ पर इलेक्शन में गहमा गहमी ज़्यादा है, गर्मा गर्मी ज़्यादा है, और इसी को लेकर नायब सदर माइक पेंस ने कल यहाँ का दौरा किया है और उन्होंने यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल के लिए इलेक्शन है उनके उम्मीदवारों से, रिपब्लिकन उम्मीदवारों से मुलाकात की है। और दूसरी तरफ यहाँ इस स्टेट के अंदर जो डेमोक्रेट्स देखें तो तकरीबन 84% यहाँ पर सफ़ेद फार्म आबादी है और 5.5 या 6% जो है वो यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन या स्याह फार्म अमरीकी बसते हैं। लेकिन यहाँ पर मुल्क में सबसे बड़ी सोमाली इमिग्रेंट कम्युनिटी भी यहीं पे रहती है। साकिब, ब्रीफली जाने से पहले ये बताइए कि इनके मुखालिफ कौन खड़ा हुआ है, ओपोनेंट कौन? जी सारा, इल्हान उमर के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कीथ एलिसन जीते थे यहाँ से 2016 में, उन्होंने तकरीबन 70% वोट हासिल किए थे। तो इल्हान उमर के मुकाबले पर जेनिफर ज़ेलेंस्की है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेट की लेकर बहुत गहमा-गहमी है, रिपब्लिकन पार्टी के बहुत कम इवेंट्स हैं। दो खवातीन के दरमियान यानी मुकाबला है और उसमें फ़िलहाल फेवरेट जो हैं वो इल्हान उमर ही नज़र आ रही हैं। साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे मिनेसोटा से, थैंक यू वेरी मच साकिब। और अमरीकी कांग्रेस के अलावा रियासती मुक़न्नना के लिए भी मुल्क भर में कई खवातीन बैलेट पे हैं। सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं रियासत टेनेसी में इलेक्शन लड़ने वाली एक पाकिस्तानी अमेरिकन खातून हाना अली से। अब टेनेसी अमूमन रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत करती है, वहाँ पे बहुत कह लीजिए कि बेस स्ट्रॉन्ग है रिपब्लिकन्स की। हाना अली एक ऐसी काउंटी से डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पे खड़ी हुई हैं जो 20 साल से रिपब्लिकन्स को जिता रही है। पाकिस्तान में अपनी जड़ें रखने वाली हाना अली रियासत टेनेसी के ऐवान ज़ेरी में 45वें हाउस डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार हैं। हाना अली के मुताबिक उन्हें ये सवाल अक्सर परेशान करता है कि अमरीकी मुसलमान इस मुल्क में अपनी सियासी नुमाइंदगी के लिए क्यों मुतहरिक नहीं, जहां वो रहते, कमाते और टैक्स अदा करते हैं। मैंने इस साल ये सोचा है कि आई एम गोइंग टू प्रूव इन अ स्टेट लाइक टेनेसी टू एवरीवन हु इज वाचिंग एंड लिसनिंग, स्काई इज नॉट द लिमिट। हाना अली कहती हैं सियासत में पहले दिन से ही उन्होंने तहैया किया था कि वो एक साफ सुथरी इश्यूज पर मबनी कैंपेन चलाएंगी जिसमें सेहत आमा, चाइल्ड केयर, तालीम वगैरह सरे फहरिस्त हैं। और वो कहती हैं उनकी यही बात उनके मुखालफीन से मुख्तलिफ है। Voters that you've talked to either on the doors or the phones about marijuana, like has anybody brought it up? No, they bring up healthcare mostly. माजी में यहाँ मुसलमान या अमूमन तारकीन वतन के खिलाफ मनफी वाक़यात भी सुर्खियों में रहे हैं। एक मुसलमान खातून का यहाँ से इलेक्शन में खड़ा होना और प्राइमरी जीतना बिलाशुबा बड़ी खबर है। मेरे ख्याल में सियासी मंजरनामे की शक्ल औरतों और तमाम बैकग्राउंड के लोगों की शमूलियत के साथ मजमूई तौर पर जितनी ज़्यादा अमरीकी अवाम जैसी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसका मतलब होगा कि हमारी जमहूरियत ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर रही है। वो तमाम शहरियों की इज्जत करती हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले से पहले भी वो कम्युनिटी के लोगों का इंतहा पसंद ग्रुप्स के मुकाबले में दिफा करती थी। Our democracy is on the ballot, our justice is on the ballot, our constitution is on the ballot. Above all, the character of this country is on the ballot. और पोलिंग स्टेशन पर हाना को सपोर्ट करने के लिए उनकी कम्युनिटी के साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी। I'm बहुत excited and I'm happy for her and I really hope she wins. It's difficult and I think it's wonderful कि हम अपनी बेटियों को ये दिखाएं कि this is a possibility, this is a path that we can take. टेनेसी जैसी रिवायती रिपब्लिकन स्टेट में डेमोक्रेट उम्मीदवारों को इस नवंबर के इंतखाबात में खड़े मुकाबले का सामना है, लेकिन जीत और हार से अलग अक़लियती ख़वातीन का सियासत में आना और इंतखाबात में डट कर मुकाबला करना माहिरीन कहते हैं ख़वातीन के लिए किसी कामयाबी से कम नहीं। सबा शाह खान, हेंडरसनविल, टेनेसी। चलें इधर इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one
اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ہمت جواں ہو تو معذوری انسان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہمت اور حوصلے کی ایسی ایک کہانی ہے کراچی کے ایک باصلاحیت نوجوان کی جس نے معذوری کو شکست دے کر تعلیم مکمل کی، دوسروں کو مفت پڑھا رہا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت بھی دے رہا ہے. اس نوجوان سے آج ہمیں ملوا رہے ہیں سلیم خان. اور یار دل بھی دکھاتے ہو اور چاہتے ہو، ضمیر بھی نہ کرے احتجاج. حیرت ہے. جسم کے پٹھے سکڑنے کی بیماری نے راجہ محمد اویس کو چلنے پھرنے اور کام کرنے سے کم عمری میں مفلوج کر دیا، لیکن ان کے چٹان جیسے حوصلے کے آگے رکاوٹ نہ بن سکی. شعبہ سیاسیات میں ماسٹر کرنے والے محمد اویس معذوروں سے متعلق روایتی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تبدیلی کے بہت نعرے لگائے جاتے ہیں مگر عملی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. میں ان والدین کی سوچ بدلنا چاہتا ہوں جن کے گھر میں کوئی اسپیشل بچہ ہو تو وہ اسے چھپا کر رکھتے ہیں، باہر نہیں لاتے، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بہت نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں صرف اس سوچ کو بدل کر اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کے تمام ڈسیبل لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. نصابی سرگرمیوں میں کئی انعام جیتنے والے محمد اویس شاعری کے ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھ رہے ہیں. شعر و ادب سے میرا تعلق بچپن سے تھا. میری والدہ کتابیں پڑھا کرتی تھی تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت شوق ہوا. انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا کہ پہلے تم پڑھو، اخبار سے لے کر دیوار تک سب پڑھ ڈالو اور جب پڑھ لو تو پھر لکھنا شروع کرنا. میں نے بچپن سے بہت سارے شعراء کو پڑھا. پچھلے 4 سال میں مجھے خیال آیا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اسے مجھے سنبھال لینا چاہیے. تو میں نے ان سب کو کمپائل کر کر ایک کتاب کو ترتیب دیا ہے. وہ بس آخری مراحل میں ہے. بس محمد اویس گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. اوکے، ابھی مجھے اس کا مطلب بتاؤ. وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. مایوسی اور نا امیدی سے متعلق لوگوں سے بات کرنا انہیں پسند ہے. ایک بار مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ سے کا کوئی مذاق کیوں نہیں اڑاتا؟ اگر کوئی میرا مذاق اڑاتا تو میں اسے کیا بولوں؟ تو میں نے اس سے کہا جب کبھی آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ پینٹنگ میں نقص نہیں نکال رہا، وہ بنانے والے میں نقص نکال رہا ہے. پینٹنگ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو اگر کوئی مجھ پہ تنقید کرتا ہے تو مجھ پر نہیں، اس پر تنقید کر رہا ہے جس نے مجھے بنایا ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں. سنہرے مستقبل کا خواب لیے اویس نے سرکاری نوکری حاصل کرنے کی کوشش تو بہت کی مگر انہیں صرف دلاسے ملے. معذور افراد کے کوٹے میں سے ملازمت نہیں ملی لیکن اویس مایوس نہیں. میں پچھلے 6 سال سے کوشش کر رہا ہوں کسی بھی حکومتی ادارے میں کسی طرح ایڈجسٹ ہو جاؤں. بہت ساری ویکینسیز آتی ہیں. میں نے انٹرویو ٹیسٹ دیا، انٹرنس ٹیسٹ پاس کیا. انٹرویو میں بیٹھنے کے بعد بھی جب میں وہاں جاتا ہوں تو کہتے ہیں مطلب جائے آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں لائف کو ایز اے ٹرائل لیتا ہوں اور ٹرائل ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. سلیم خان، اردو، VOA کراچی. دن تو بے چینی میں گزرتا ہے، سکون رات سے ادھار لیتے ہیں. یار وہ اس قدر حسین ہے کہ پھول بھی اس سے نکھار لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویو 360 میں آپ کے لیے پاکستان سے انسپائرنگ لوگوں کی کہانیاں لے کر آئیں. تو اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو ان کی کہانی ہم سے ضرور شیئر کیجیے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.